देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको भी बदलना होगा। ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही कहानियां। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बेड़े में A320 नियो विमान शामिल हो गया है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद इंडिगो का A320 विमान आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। इंडिगो के मुताबिक उसे एयरबस से A320 नियो विमान की सप्लाई मिल चुकी है, जिसमें नॉर्मल फ्यूल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ब्लेंड का इस्तेमाल होता है। इंडिगो के CEO रोनोजॉय दत्ता ने कहा कि इस एयरबस विमान को पाकर खुशी हुई उन्हें, जो सस्टेनेबल एविएशन की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को आज 2 नए रेलवे लाइंस की सौगात दी है। पीएम मोदी ने ठाणे से दीवा के बीच 2 रेलवे लाइंस का उद्घाटन किया। अब मुंबई आने जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन्स और मुंबई लोकल ट्रेन्स के लिए अलग अलग रेलवे लाइंस हो जाएंगी। इससे मुंबई आने वाले यात्रियों के समय की बचत होती हुई दिखेगी। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। और अब बात देश की सबसे महंगी चाय की। जी हाँ, अंदाजा लगाइए देश में चाय पत्ती की ज्यादा से ज्यादा कीमत कितनी हो सकती है? 1000, 10,000 या फिर 50,000 रुपए प्रति किलो? जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा महंगी है असम की एक चाय। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक चाय की चुस्की काफी है खराब मूड को बनाने के लिए, थकान को मिटाने के लिए, मगर एक चाय ऐसी है जिसकी चुस्की कईयों के लिए एक ख्वाब के माफिक है। यह देश की सबसे महंगी चाय, यह है असम के डिब्रूगढ़ की गोल्डन पर्ल टी, क्योंकि इसकी कीमत है 99,999 रुपए प्रति किलो। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के डोंगी पोलो टी स्टेट की गोल्डन निडल और डिकॉम टी गार्डन ऑफ असम की गोल्डन बटरफ्लाई भी काफी महंगी है, जिनकी बोली 75,000 रुपए प्रति किलो लगाई गई है। वहीं इससे पहले 2019 में मनोहरी गोल्ड टी सबसे महंगी चाय थी, जिसकी बोली 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम लगाई गई थी। बहरहाल ये सबसे महंगी चाय है तो इनका स्वाद भी लाजवाब है और गुण भी। बस दाम ऐसे हैं कि हर किसी के बस में ये चाय की प्याली नहीं आएगी। ईटी नाउ स्वदेश। सरकार ने हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इसमें भारत को हाइड्रोजन एनर्जी का वर्ल्ड लीडर बनाने की बात कही गई है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसके उत्पादन लागत में कमी लाना, ताकि ये सबकी पहुंच में हो। इंडियन ऑयल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर SSV राम कुमार का कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में ऑपरेटिंग खर्च एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने हाइड्रोजन पॉलिसी में इंटर स्टेट चार्ज को माफ एक सराहनीय फैसला बताया है। ये विषय एक ऐसा विषय है कि सांकेतिक तरीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी के मन में ये दुविधा अब नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी देश नेट जीरो की जो गोल अगर प्राप्त करना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो समिट में एक टारगेट अपने देश के लिए जो सुनिश्चित किया, 2070 तक हमारा देश नेट जीरो गोल को हासिल कर लेगा। उस जर्नी को अगर साकार करना है तो हाइड्रोजन से बढ़कर और कोई हरित ऊर्जा नहीं है। हरित ऊर्जा अंग्रेजी में कहा जाए तो दिस इज द अल्टीमेट ग्रीन फ्यूल है। और रही बात आपके सवाल इस पे केंद्रीकृत है कि
ये कितना संभव है, इस वक्त कितना संभव है। तो आपकी अनुमान और आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल जायज है। आज के दिन में बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ दिस पॉलिसी, कल की ये घोषणा से पहले, अगर हरित हाइड्रोजन अगर हमें उत्पादन करना है तो हमारी हरित इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता हम बनाने के बावजूद भी हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको 5 से लेकर $7 प्रति किलो लगता है। ये एग्जिस्टिंग सिनेरियो है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर विस्तार में बता दूं मैं आपको कि जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, चाहे विंड एनर्जी से या सौर ऊर्जा से जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, वो उत्पादन करते हैं कि वो बहुत दूर कहीं एक जगह जो सोलर फार्म में या विंड फार्म में करते हैं, वहां पर ये मात्र ₹2 प्रति किलोवाट आवर, दैट इज 1 यूनिट, जो आम भाषा में बोला जाए तो 1 यूनिट ₹2 में हम उत्पादन कर लेते हैं। सौर ऊर्जा या हवा की ऊर्जा से हम उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी, उस जगह से आप एक मथुरा में एक रिफाइनरी है, पानीपत में एक रिफाइनरी है, या विशाखापट्टनम में एक रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी तक ये हरित इलेक्ट्रिसिटी को, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करके उस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, तो जहां हाइड्रोजन प्रोडक्शन साइट है वहां पर ये आते आते ये ₹5 ₹6 हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है। ये इतना बढ़ क्यों जाता है इसकी दाम? अभी तक जो है इस घोषणा से पहले क्या है कि ये कई स्टेट्स गुजरता है। जब वहां से यहाँ आने में मान लीजिए 2-3 स्टेट्स को पार करना है, हर स्टेट की अपनी एक लेवी है, अपनी एक चार्ज है, उसको हम इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज बोला करते थे कल तक, आज भी है। अभी घोषणा कार्यान्वित। इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत क्या है? क्या आने वाले समय में ये सस्ता होगा? ग्रीन हाइड्रोजन का ये मतलब है आप उस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बिल्कुल मिटिगेट कर देंगे। मतलब 1 kg ऑफ हाइड्रोजन में 0% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस निकलेगा, तो इसीलिए वो ग्रीन है। और उसका उत्पादन करने की तरीका है पानी को विच्छेद करके, इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से पानी को विच्छेद करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसमें फिर मेजर कॉस्ट क्या है? ऐसे विच्छेदन वाली जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन का क्या है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको फिर ग्रे हाइड्रोजन ही माना जाएगा, उसको ग्रीन नहीं माना जाएगा। इसीलिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके आप पानी को विच्छेद करेंगे। पानी को विच्छेद करने की इकाई को इलेक्ट्रोलाइजर बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रतिक्रिया से ये रिएक्शन होता है। इस इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट भी एक बहुत बड़ी एक की एलिमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइसिंग। आज का दिन ये प्रति किलोवाट आवर ये जो है मतलब अलग अलग क्लेम है। किसी कंट्री बोलता है कि मैं $400 में इलेक्ट्रोलाइजर बना सकता हूं प्रति किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर या मेगावाट आवर जो भी कहिए आप, मेगावाट आवर तो बहुत बड़ा है, या $1800 भी है। हमारे देश में आज की स्थिति में ये इलेक्ट्रोलाइजर्स नहीं बनते हैं। जो भी इलेक्ट्रोलाइजर इस हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो यूज करना है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगला जो गवर्नमेंट का प्रयास है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं अपनी मिनिस्ट्री की ओर से कई ऐसे फोरम्स में मैं सम्मिलित हूं कि इस इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को भी इंडिजिनाइज जल्द से जल्द किया जाए, ताकि
इलेक्ट्रोलाइजर की कॉस्ट भी एकदम $300-400 में आ जाता है। तो आज का दिन 400 से लेकर 500 रुपए प्रति केजी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन का पड़ता है। इस एनेबलमेंट से, कल की घोषणा से, इसमें 30% की कमी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइजर भी जब इंडिजिनाइज हो जाएगा, हमारी अल्टीमेट टारगेट है इसको ग्रे हाइड्रोजन का आज का जो दाम है उसी दाम पे ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करें, ये टारगेट है। जब तक वो नहीं होंगे तो हाइड्रोजन को बहुत विस्तृत रूप में हम अपनी इकोनॉमी में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। मोबिलिटी सेगमेंट में, फर्टिलाइजर सेगमेंट में या रिफाइनरी सेगमेंट में। रिफाइनरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र है और सबसे ज्यादा विनियोग करने वाला क्षेत्र भी वही है। कंजम्पशन भी रिफाइनरी का ही ज्यादा है इस वक्त और प्रोडक्शन भी रिफाइनरी में ही ज्यादा होता है। तो मोटा मोटा मैं बोलूं तो 150 रुपीज पर केजी इज द टारगेट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। आज का दिन वो 400 से लेकर 500 रुपए प्रति केजी लगता है। इस पॉलिसी एनेबलमेंट में से उसमें 30% की कमी होती है और इलेक्ट्रोलाइजर को इंडिजिनाइज करेंगे आगे जाके तो ये और कम होके एकदम 150-200 रुपए के बीच में अगर हरित हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा तो फिर हमारी नेट जीरो की जर्नी जो है बहुत सुगम रहेगा और बहुत आसानी से हम वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि स्टॉक मार्केट का कोई राजा नहीं हो सकता है। बाजार एक महिला की तरह है जो हमेशा कमांड करती है। ये अनिश्चितता और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आप कभी भी सही मायने में किसी महिला को डोमिनेट नहीं कर सकते। The stock market has no kings. Anybody thought that you would like to be a king landed in Arthur Road jail. So the market is the only king. And markets are like women, always commanding, always mistress, always uncertain, always volatile. And you can never really dominate a woman. Right? So you cannot dominate markets. Whether death, markets and women, you can't predict. You have to. अब जब मार्केट क्रूड और दूसरी एसेट क्लास में मुनाफा हो रहा होता है, गोल्ड में गिरावट क्यों आती है? चलते चलते उत्कर्ष से समझ लेते हैं उनके ही अंदाज में। क्रूड प्राइस उड़, डॉलर उड़, मार्केट्स उड़, सोना उड़, कर गए ना गलती? यही तो नहीं करना था। जब सारी एसेट क्लासेस में पैसा बन रहा होता है तब सोने के दाम नीचे जाते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस इंसानी प्रवृत्ति यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को समझने की जरूरत है। अब आप कहेंगे यार उत्कर्ष तुम कुछ भी बोलते हो, भला ह्यूमन बिहेवियर का सोने के दाम से क्या लेना देना? तो साहब 2 मिनट दीजिए, समझा रहे हैं इकोनॉमी आसान भाषा के इस वीडियो में। मशहूर निवेशक वॉरेन बफे का कहना है कि गोल्ड इज अ लॉन्ग ऑन फियर, यानी कि अगर आपको डर पे पैसा लगाना है तो सोने में इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल इंसान जब भी क्राइसिस में होता है तो फेमिलियरिटी ढूंढता है। आप भी जब परेशान होते हैं तो अपने सबसे पुराने दोस्त को फोन लगाते हैं। और गोल्ड तो दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है और विश्वसनीय भी। आज भी सारे सरकार अपने खजाने में सोने का कुछ हिस्सा जरूर रखना चाहती हैं। इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन, हिंदी में सुरक्षित ठिकाना भी कहते हैं। इसी वजह से जब सब जगह पैसा नहीं बन रहा होता है या अनसर्टनिटी होती है, लोगों का भरोसा जगता है सोने पर यानी गोल्ड पर। सोने पर निवेशकों के भरोसे का एक कारण है सोने का इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना होना। क्रूड इंडस्ट्री और गाड़ियां चलाता है, सीमेंट, स्टील, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, सड़कें बनाते हैं, इक्विटी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाता है। लेकिन सोना तो मस्त लॉकर में बैठ के चिल करता है। इसीलिए जब इकोनॉमी की वजह से इन सारे एसेट क्लासेस में पैसा नहीं बन रहा होता है, लोग सोने की ओर भरोसा करते हैं। पिछले साल कोरोना के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सारी दुनिया बंद हो गई तो इकोनॉमी से जुड़े सारे एसेट क्लासेस में पैसा डूबने लगा, उनके दाम नीचे जाने लगे। तेल के दाम तो $55 से $19 तक गिर गए
और उस समय लोगों ने हाथ थामा अपने सबसे पुराने दोस्त यानी सोने का। अब आप बोलेंगे कि बात तो सोने के दाम गिरने की थी, तुम तो उठने के बताने लगे। तो साहब, जो डर में खरीदा वो कॉन्फिडेंस में बेचेंगे भी तो। आप रिस्क कब लेते हैं? जब कॉन्फिडेंट होते हैं। जब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आना वापस शुरू हुआ, क्लैरिटी आई, तो लोगों ने रिस्कियर एसेट्स में पैसा लगाना शुरू करा और सोने से पैसा निकालना शुरू करा। इसीलिए आप सोने के दाम में अब गिरावट देख रहे हैं। जब इकोनॉमी चलने लगती है तो बाकी एसेट क्लासेस जो रोजमर्रा के जीवन से, इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, उनमें पैसा बनने लगता है, उनमें कॉन्फिडेंस आने लगता है और लोग फिर से उन एसेट्स में पैसा लगाना चाहते हैं जिनमें पैसा बनने की उम्मीद ज़्यादा है, और इसीलिए लोग सोने से फिर से पैसा खींचना शुरू कर देते हैं। एक और बात, सोना आपको बैठे बैठे कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता। कंपनियों में पैसा लगा के डिविडेंड मिलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड या एफडी में पैसा लगा के इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सोना रखे रखे आपको किसी भी प्रकार की रोजमर्रा की कमाई नहीं देगा। इसीलिए जब मार्केट में और साधनों से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलने लगता है तो भी लोग सोने से दूर भागने लगते हैं। और अच्छे डिविडेंड और इंटरेस्ट का यह भी मतलब है कि इकोनॉमी पटरी पर है, और जैसा हमने बताया, जब इकोनॉमी पटरी पर होती है तो लोग सोने में पैसा कम लगाते हैं। इकोनॉमी क्यों पटरी पर है और कैसे आई, इसके लिए आपको हमारा पुराना वीडियो देखना होगा, और अगला वीडियो आप ना मिस करें इसलिए सब्सक्राइब, फॉलो जो भी बटन है तुरंत दबाइए, और आपका फीडबैक हमें कमेंट्स में देते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत शेयर करें। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।